नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग नवम के तीसरे महत्वपूर्ण चैप्टर रूसी की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण भाग। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो 2 कक्षाओं में देखा था कि किस प्रकार से 1905 ईस्वी में सबसे पहले रूसी क्रांति का आगाज़ हुआ था और उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कारण था कि जापान से जब रूस की पराजय होती है उसके बाद पूरे देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां से अब ये प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। हालांकि यह जो क्रांति थी वो थोड़े दिनों के बाद उसे कुचल दिया जाता है, परंतु एक बार फिर से जब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है और उसमें रूस की जो भागीदारी होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें जार निकोलस द्वितीय के द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। परंतु युद्ध के इस महादौड़ में वो भूल जाते हैं कि यहाँ की जो जनता है उससे युद्ध का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी होती है कि रोटियों के लिए दंगे होने लगते हैं, दुकानों पर लंबी लाइनें लगती हैं। तो इस प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रूस की आंतरिक राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। ऐसी परिस्थिति में रूस की जनता एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और फरवरी में एक क्रांति होती है जिसे हम फरवरी की क्रांति कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था। अब हम देखते हैं कि क्या फरवरी की जो घटना होती है जिसे हम फरवरी क्रांति कहते हैं वो उसके परिणाम क्या होते हैं। तो उसके जो परिणाम होते हैं हम पहले उसे देखेंगे और इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके बाद जो अक्टूबर की क्रांति है उसकी क्या वस्तुस्थिति होती है, या हम देखेंगे कि जो अक्टूबर की क्रांति है वो कैसे उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि फरवरी की क्रांति जो 22 फरवरी से आरंभ हुई थी 1917 से, जो 27 फरवरी तक अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकती है और जार को 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे कि ये जो फरवरी की घटना थी वो यहाँ पर एक राजनीतिक परिवर्तन करती है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फरवरी के बाद, तो फरवरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि जैसे ही जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटाया गया उसके बाद यहाँ पर उदारवादियों समाजवादियों के द्वारा एक नए सरकार के गठन करने की कोशिश की गई जिसे हम अंतरिम सरकार भी कहते हैं। और इसके बाद देश की राजनीतिक अवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को हम लोग को मिलते हैं। इसी बीच में लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था वो फिर से वापस रूस आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, लेनिन आरंभ से ही प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहे रूस के इस योजना के खिलाफ थे। उन्होंने अपने मांग पत्र में मुख्यतः 3 मांगों को रखा था। पहला ये था कि जो युद्ध हो रहा था उसका वो विरोध कर रहे थे, यानी कि युद्ध में रूस भाग नहीं ले। दूसरा जो महत्वपूर्ण था उनका, वो चाहते थे कि जो ज़मीनें हैं वो किसानों को मिले। और तीसरा चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। उसके पीछे एक उद्देश्य यही था कि वो पूरे रूस में समाजवाद को लाना चाहते थे और इस दिशा में वो सकारात्मक कदम भी उठा रहे थे। इसी बीच फरवरी के बाद रूस में कई किसानों के संगठन आरंभ हुए, कई यूनियन बने। उन यूनियनों का जो उद्देश्य था कि वो सारे मजदूर एक हों और किसी भी मजदूर पर शोषण नहीं हो, इन चीज़ों पर अधिक से अधिक बल दिया गया। उतना ही नहीं, फैक्ट्रियों में मजदूर और मालिकों के बीच जो संबंध थे उन संबंधों को भी एक बार फिर से विचार करने की बात थी। तो जिस तरह से देखा जाता था कि अंतरिम सरकार जो आरंभ में काफ़ी मजबूत थी, अब देखा गया कि धीरे धीरे उसकी पकड़ क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी। और जैसे इसकी पकड़ कम हो रही थी वैसे देश में जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन लोगों की का जो संगठन था, जो उन लोग की विचारधारा थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी और पराकाष्ठा पे जा रही थी, यानी कि वो और उग्र हो रहे थे। और वो इस अंतरिम सरकार के जो वैकल्पिक जो मापदंड थे वो उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। वो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसानों को उनके ज़मीन के मालिकाना हक के क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी घटनाएं होती हैं
और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ और होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो बोल्शेविक पार्टी है वो जानी जाती है, यानी कि अब उसका नाम क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है। गर्मियों में मजदूरों के आंदोलन में एक बार फिर से तेजी आई। जैसा मैंने पहले बताया कि इनके जो संबंध थे मालिक और मजदूर को, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। और इसमें जहां मजदूरों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मालिकों के द्वारा उनका शोषण अधिक हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ी और मालिक और मजदूरों के बीच जो संबंध थे वो और ख़राब होने लगे। अंतरिम सरकार जैसे जैसे कमज़ोर हो रही थी, मजदूरों के जो आवाज़ थी और वो तेज़ी से बुलंद होने लगी। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसी परिस्थिति में 17 जुलाई 1917 ईस्वी को एक विशाल प्रदर्शन किया जाता है मजदूरों के द्वारा, और उस प्रदर्शन पर अंतरिम सरकार के द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया जाता है। और ये घटना एक नई क्रांति की पृष्ठभूमि को रच रही थी। इसी बीच में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जो भूमियों का पुनर्वितरण होने लगा था, और किसान चाहते थे कि जो किसान वाकई में जिन्हें ज़रूरत थी ज़मीन की, उन ज़मीनों पर वो कब्जा करना चाहते थे। किसान चाहते थे कि अधिक से अधिक ज़मीन जो ज़मीन सामंतों और अन्य लोगों के पास है उसका वितरण हो और वो किसान जो है उस पर वो खेती कर सकें। अब हम आगे देखते हैं अक्टूबर की क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति की पृष्ठभूमि मैंने बताया आप लोगों को कि वो लिखी जा चुकी थी। फरवरी के बाद जैसे जैसे अंतरिम सरकार कमज़ोर हो रही थी, जो मजदूर वर्ग था वो अपने विचारों को बुलंद कर रहा था। और जैसा कि 17 जुलाई 1917 ईस्वी को जो विशाल प्रदर्शन किया जाता है मजदूरों के द्वारा, और उसका जो कठोर जो दमन चक्र चला जाता है, वो इसकी पृष्ठभूमि की रचना कर देती है। अब इसके बाद जो बोल्शेविक लोग थे और जो अंतरिम सरकार थी, अब उन दोनों सरकार के बीच क्या होने लगी, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब ऐसा लग रहा था कि अब वो आर पार की लड़ाई होने को है। इस परिस्थिति में सितंबर 1917 में फाइनली विद्रोह जो है उसकी शुरुआत होने लगी। 16 अक्टूबर को लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता थे और बोल्शेविक पार्टी के सत्ता पर अधिकार के लिए सहमति ले ली कि अब हम लोग को उस पर करना है। इसके अलावा लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी समिति का भी निर्माण किया गया, और उसमें सैनिकों की संख्या थी, क्योंकि वो जो बनाया गया था संगठन, वो सैनिकों की क्रांतिकारी सेना थी। 24 अक्टूबर को क्रांति की शुरुआत कर दी गई, और जैसे ही वहाँ के प्रधानमंत्री केरेंस्की को पता चला तो वो क्या कि शहर छोड़ करके वो चले गए। इसके बाद जो बोल्शेविक थे उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया, और जितने मंत्री थे उन मंत्रियों की भी गिरफ्तारी कर दी गई। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस क्रांति के साथ भी हो गए। इसी बीच में जो विंटर पैलेस था, विंटर पैलेस पर अरोरा नामक युद्धपोत था, उससे हमला किया गया। तो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब जो सत्ता थी वो सत्ता आंखों के सामने धराशायी होते हुए दिख रही थी। और इसकी सूचना जब अन्य शहरों को मिली तो उन शहरों में भी बगावत की लौ आरंभ हो गई। इस तरह से जो रूस का जो प्रमुख शहर था मॉस्को और पेट्रोग्राद की जो मेन जो सड़क थी उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अक्टूबर की क्रांति थी वो पहले फरवरी की क्रांति से भी ज़्यादा घातक थी और ज़्यादा खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि इसमें न सिर्फ आम जनता, मजदूर, किसान, बल्कि इसमें जो सैनिक थे वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जो सैनिकों का जो संगठन था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्टूबर की क्रांति क्या होती है, किस प्रकार से इसकी घटनाएं होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं रूस में। देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद जो ज़मीन थे उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े मकान थे उन्हें क्या कर दिया गया, ज़रूरतमंद जो लोग थे उनके बीच में उसको बांट दिया गया ताकि हर एक व्यक्ति को रहने के लिए छत मिल सके। और 1918 ईस्वी में क्या हुआ कि वहाँ पे चुनाव हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें हुई कि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एक राजनीतिक दल के रूप में उभरी और बाकी अन्य दलों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अन्य दलीय जो व्यवस्था थी अब वो व्यवस्था क्या होने लगी, समाप्त होने लगी, और सिर्फ एक पार्टी का ही इस पर आधिपत्य होने लगा।
इतना ही नहीं, जो ट्रेड यूनियन थे उन ट्रेड यूनियनों पर भी बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। और इसमें जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी वो सहयोग कर रहे थे। परंतु इसके अलावा जो ज़मीनें छीनी गई थी सामंतों से, बड़े किसानों से, उनमें एक विद्रोह की स्थिति थी या वो इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद इन्हीं कारणों से गुप्तचर पुलिस की व्यवस्था की गई और उनका काम होता था कि जो भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी गतिविधि करते थे उस पर उनको नियंत्रण रखा जाता था और आलोचना करने वाले को दंडित भी किया जाता था। और जो गुप्तचर संस्था थी उन्हें चेका कहा जाता था। और उसके बाद एक और नाम आया जिसे OGPU और NKVD कहा गया। तो ये जो थे वो गुप्तचर एजेंसियाँ थी, उनका काम था रूस में उन चीज़ों पर नियंत्रण रखना कि सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सके। इतना ही नहीं, युवा जो वर्ग था वो बोल्शेविकों से काफ़ी प्रभावित था और उनका वो बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा था। खासकर शिक्षक और जो लेखक वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो कर रहे थे। परंतु बाद में इनके विचारों को भी सेंसरशिप किया गया, जिससे उनमें भी असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें।